हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। स्वागत है आप सबका फिजिक्स महाप्रलय 2.0 क्रैश कोर्स के एक बूस्टर सेशन में, जिसकी हेल्प से आप 1 घंटे में प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो भी तुम इस क्लास को देख सकते हो, तुम्हें सब समझ आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं ताकि तुम्हें ये भी पता लगे कि ठीक है भैया, ये कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन है, उसको अप्लाई किस तरीके से किया जाता है। और अगर मान लो तुम ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो ये जो क्लास है एक बहुत बढ़िया जरिया होगा इन दोनों टॉपिक्स को बहुत ही डिटेलिंग में रिवाइज करने का क्वेश्चंस की हेल्प से। बाकी ये जो हमारा फिजिक्स का महाप्रलय 2.0 क्रैश कोर्स है बच्चों, इसके अंदर हम लोग मंडे से बोले तो 10 मार्च से शुरू कर रहे हैं मैकेनिक्स को। ठीक है, तो जो मंडे 10 मार्च को हमारी सुबह के 7 बजे क्लास होगी, उसके अंदर मैं तुम लोगों को बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स करवाऊंगी, तो वो वाली क्लास भी मत मिस करना, क्योंकि वेक्टर्स और बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी मैकेनिक्स को समझने के लिए। और पूरी की पूरी मैकेनिक्स को हम 2 हफ्ते में बहुत सारे क्वेश्चंस की हेल्प से, बहुत सारे कंसेप्चुअल एप्लीकेशन की हेल्प से कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले प्रिज्म को निपटाते हैं, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को निपटाते हैं। करते हैं प्रिज्म को, स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। देखो, अभी अगर बच्चों मैं प्रिज्म की बात करूं तो अगेन दिस इज अ स्पेशल केस, लाइक वी हैव डन रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ऑफ कोर्स दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, तो उसका कंक्लूजन हम याद करते हैं। उसी तरीके से प्रिज्म है। अब चाहे प्रिज्म रिफ्रैक्शन शो करे या एक प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन शो करे, हमारे स्नेल्स लॉ उसके ऊपर थोड़ी डिफाइन होते हैं। तो मानो मेरे पास इस तरीके से मैं ये प्रिज्म ले लूँ, आई एम होपिंग तुम्हें प्रिज्म पता है, देखा होगा इस तरीके से पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। पिरामिड रिफ्लेक्टिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज अ प्रिज्म। प्रिज्म को आपने जिस सरफेस के ऊपर रखा है, तो वो वाली जो साइड है प्रिज्म की, उसको बेस ऑफ द प्रिज्म बोला जाता है। बेस ऑफ द प्रिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट एंड के ऊपर जो एंगल होता है, उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल बोला जाता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया टर्मिनोलॉजीज कि प्रिज्म जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो वाला फेस बेस ऑफ द प्रिज्म है, उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर एंगल एंगल ऑफ द प्रिज्म है। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, कंसेप्ट थोड़ी हमारे हटेंगे। यहाँ पर एक लाइट रे आएगी, रिफ्रेक्ट होगी, दोबारा से रिफ्रेक्ट होगी, चली जाएगी। जो लाइट गिर रही है वो इंसिडेंट रे है, जो लाइट बाहर आ रही है इमर्जेंट रे है। तो अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं। जैसे कि देखो, ये मेरे पास पहला रिफ्रेक्टिंग सरफेस है ना, यहाँ पर पहला मेरे पास रिफ्रैक्शन हो गया, तो मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मैं बोल सकती हूँ दैट साइन ऑफ द एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ R1, इट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जहाँ पर R1 है, जो कि प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, जिसको मैं म्यू ले रही हूँ। इसको मैं एयर में रख रही हूँ, तो आई एयर में है तो 1 आ गया, है ना। अब यहाँ पर मेरे पास एक और जगह, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैं स्नेल्स लॉ लगा सकती हूँ कि मानो इस तरीके से R2 के एंगल के ऊपर आया और E से चला गया। मेहा, प्लीज फोकस ऑन व्हाट वी आर डिस्कसिंग, है ना। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मेरे पास आ गया साइन ऑफ R2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ E, इट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जहाँ पर E आ रहा है, डिवाइडेड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जहाँ पर R2 आ रहा है। बिल्कुल सेम हम लोगों ने रेक्टेंगुलर स्लैब में किया था। तो तुम देख पा रहे हो, ये म्यू है और ये 1/μ है, तो दोनों इनवर्स है। दोनों इनवर्स है तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ ना कि भाई यहाँ पर मेरे पास आ गया साइन ऑफ I by sin of R1, it is going to be given by sin of E by sin of R2, है ना। हम देखो सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, ये आया मेरे पास, देख लीजिए, ये मेरे पास आ गया। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बोल रही हूँ, हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि हमारे पास बच्चों कि हमारा एग्जाम 40 डेज में नहीं है। बातें कंसेप्ट छोड़ने की नहीं है, बातें कुछ ऐसी डेरिवेशन छोड़ने की है जो आप सिर्फ तब करते हैं जब आपके पास टाइम होता है। जैसे कि आप मॉड्यूल्स के पास तब जाते हैं जब आपके पास टाइम हो। कोई भी बच्चा मॉड्यूल्स में से नहीं पढ़ता 45 डेज पहले, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ता है, लेके आता है ना, वो भी फिर भी 360 मार्क्स इन बायोलॉजी। सेम चीज़ यहाँ पर है। जिन बच्चों ने मुझसे 8 क्लासेस में रियोप्टिक्स पढ़ी है, उनको तो मैंने भगवान जाने कितने क्वेश्चन टाइप्स क्लास में ही करवा दिए, बिकॉज दे गिव मी द टाइम टू डू दैट। यू आर नॉट गिविंग मी द टाइम टू डू दैट। यू आर आस्किंग मी टू कंप्लीट रे ऑप्टिक्स इन 5 hours सच दैट नो कंसेप्ट इज स्किप्ड। सो ऑफ कोर्स 12-5 बहुत दिन रात का अंतर है ना। तो डेरिवेशन छोड़ेंगे, कंसेप्ट नहीं छोड़ रहे हम लोग। तो यहाँ पर जरा सा देखना, अब ये तो मेरे पास आ गई एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन इसीलिए कराई, द रीजन बिंग स्नेल्स लॉ है।
अब मैं तुम लोगों को ये बोल रही हूँ, अब यहाँ पर ना मेरे पास एक और फॉर्मूला आता है, ध्यान देना वो वाला फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला आता है ये वाले ट्राइंगल को स्टडी करके। फॉर्मूला क्या आता है, डेरिवेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है a इज इक्वल टू R1 + R2। और एक और फॉर्मूला मेरे पास ये आ जाता है, एक और फॉर्मूला मेरे पास ये आ जाता है that the angle of deviation plus the angle of prism it is going to be given by I plus E। देखो these are the 3 formulas। तुम भूल जाना कि तुम लोग वहां पर ही डिराइव कर रहे होंगे। वही फॉर्मूला मैं स्किप करा रही हूँ जो मुझे अच्छे से पता है डिराइव तुम करोगी नहीं, तुम्हें वो याद ही रखना है। मैं तुम्हें डेरिवेशन बता दूं तो भी तुम्हें याद ही रखना है, ये वो चीजें हैं। सो दीज आर द फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू रिमेंबर। वन इज कमिंग फ्रॉम द स्नेल्स लॉ, वन इज रिलेटिंग द एंगल ऑफ द प्रिज्म विद दीज टू एंगल्स। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक एंगल यहाँ पर आ रहा है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, यहाँ पर एक एंगल आ रहा है, तो हमने इन दोनों एंगल को एंगल ऑफ द प्रिज्म से रिलेट कर दिया। तीसरा जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन को रिलेट कर रहा है। बात बस ये है कि मानो अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे ऐसे जाती ना, लेकिन प्रिज्म था तो लाइट रे ऐसे जा रही है ना। सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिखाऊं तो गई ना, ऑब्वियसली बात है, कंसेप्ट थोड़ी छोड़ेंगे। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे ऐसे जाती, अब प्रिज्म है तो लाइट रे ऐसे जा रही है, तो ये मेरा एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। तो इनके बीच में ये रिलेशनशिप है। दीज आर दी 3 फॉर्मूलाज। अब बात ये तो हो गए हमारे पास कुछ डेरिवेशंस वगैरह। अब क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर, कि यहाँ पर अगर मानो मैं बच्चों मिनिमम डेविएशन की बात करूँ कि ऐसा कौन सा सिनारियो है जहाँ पर जो प्रिज्म है, हमें अच्छे से पता है प्रिज्म लाइट रे को डेविएट तो कर ही रहा है, बट व्हाट इज दैट कंडीशन कि अगर मानो वो वाली कंडीशन मीट हो जाए तो डेविएशन मिनिमम होगा। तो वो कंडीशन यहाँ पर ये है दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस, और आई कैन से R1 इज इक्वल टू R2, और आई कैन से दैट द लाइट रे inside the prism is parallel to the base of the prism। समझाऊंगी मैं, 1 मिनट लिख दो, बेस ऑफ द प्रिज्म। तो जब ये वाली कंडीशन मीट हो ना, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या थी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब शुरू होगा जैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि जिस सिनारियो में प्रिज्म मिनिमम डेविएशन शो कर रहा होगा ना, वहां पर जो मेरे पास जो लाइट रे प्रिज्म के अंदर है, वो जो लाइट रे बेस ऑफ द प्रिज्म से पैरेलल होगी। कि मतलब मानो अगर बेस ऑफ द प्रिज्म ये है ना, तो लाइट रे ऐसे होगी बिल्कुल इसके पैरेलल। तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। तो अगर मानो ये दोनों एंगल सेम है तो कायदे से फिर ये दोनों एंगल भी सेम होने चाहिए। सो इट इज लाइक आप रिवर्स में चल रहे हैं। लाइट रे शुड बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, मतलब R1 R2 एक दूसरे के इक्वल टू होना चाहिए, मतलब I और E एक दूसरे के इक्वल टू होना चाहिए। तो ये मेरे पास कंडीशन है। अब इस कंडीशन के कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज देख लो भाई क्या है। कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि अगर R1 और R2 की वैल्यू मानो R के इक्वल टू हो गई, सो A विच वॉज इक्वल टू R1 + R2 वो मेरे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ R। जो मेरे पास आ रहा था कि एंगल ऑफ डेविएशन प्लस A इट इज इक्वल टू I + E, अब मेरे पास वो आ गया एंगल ऑफ डेविएशन प्लस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस A इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I और इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E। कंक्लूजन्स भूल जाओ चाहे कंक्लूजन्स, कंक्लूजन तो तुम लोग वहां पर एग्जाम में बैठ के खुद भी निकाल सकते हो ना। तुम कंडीशन याद रखो कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो कंडीशन ये होनी चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर कंक्लूजन हम खुद से आराम से निकाल सकते हैं, है ना। वैसे ही अगर मानो तो ये एक स्पेशल केस था, जैसे कि ये मेरे जनरल सिनारियोस थे कि चाहे जितने मर्जी एंगल के ऊपर गिर रहा हो हमारी लाइट रे, ये 3 चीजें, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन वैलिड रहेगी। हमने इसमें एक स्पेशल केस किया कि लेट अस टॉक ओनली अबाउट दैट वन कंडीशन वेयर द प्रिज्म इज शोइंग मिनिमम डेविएशन ऑफ द लाइट रे। तो मैंने तुम्हें बोला ये तब होगा जब जो लाइट रे प्रिज्म के अंदर है वो बेस ऑफ द प्रिज्म से पैरेलल हो, मतलब R1 R2 एक दूसरे के इक्वल टू हो, मतलब I और E एक दूसरे के इक्वल टू हो। तो ये एक अलग कंक्लूजन आ जाता है, ये एक अलग कंक्लूजन आ जाता है। अब मैं तुम्हें स्पेशल का भी स्पेशल केस दे रही हूँ कि मानो आपकी बारी जो प्रिज्म है बहुत ही ज्यादा पतला है और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन शो कर रहा है,
तो ये थिन प्रिज्म बहुत ही ज़्यादा पतला है, मतलब यहाँ पर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर जो भी एंगल ऑफ इमर्जेंस, यहाँ पर जो भी मेरे पास R1, देखना जो भी मेरे पास R1, जो भी मेरे पास R2, जो भी मेरे पास E, ये सारे के सारे एंगल्स बहुत छोटे होंगे। बहुत पतला प्रिज्म है इसका मतलब क्या? थिन प्रिज्म है इसका मतलब क्या? इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म तो स्मॉल है ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मानो इस तरीके से ऐसे पतला सा प्रिज्म है, लाइट रे ऐसे गिर रही है, तो तुम देखो ना, दिस इज द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आई की वैल्यू कितनी छोटी है, फिर R1 की वैल्यू कितनी छोटी होगी, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो ये सारे एंगल जितने ज्यादा छोटे हो जाते हैं कि अब मानो अगर मैं स्नेल्स लॉ को लगाऊं कि मेरे पास था दैट साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ R1 इट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, तो आई को मैं कैसे लिख सकती हूँ? देखो, डेल्टा प्लस ए इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई, तो आई को मैं लिख सकती हूँ एज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। मिनिमम डेविएशन पे यही होता है ना, और मिनिमम डेविएशन पे ए की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स ऑफ आर, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया साइन ऑफ डेल्टा बाई 2, सॉरी नॉट डेल्टा बाई 2, ए बाई 2। अब ये एंगल इतने छोटे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जब एंगल छोटे होते हैं तो साइन थीटा को मैं सिर्फ थीटा की तरह लिख सकती हूँ। तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म आ गया डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई ए, तो यहाँ पर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ गई कितनी? ए मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म -1। टॉपिक खत्म। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, डो नॉट वरी। 10 मिनट में कराया, 10 मिनट और इसके ऊपर इसी पे बात होने वाली है, लेकिन क्वेश्चन की हेल्प से। बट दिस इज ऑल। कोई डिस्पर्जन ऑफ द प्रिज्म अब नहीं आता है तुम्हें, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म सब डिलीट हो चुका है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ सिर्फ स्नेल्स लॉ बचता है, स्नेल्स लॉ करके यही आ रहा है ना, और मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ रही हैं। तो मैंने रिफ्रैक्शन बाय द प्रिज्म का जब एक स्पेशल केस लिया कि प्रिज्म मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब शो करेगा, तो वो ये तब शो करेगा। इसका मतलब जब R1 R2 R के इक्वल टू हो जाए। अगर ये इक्वल हो गए तो I और E को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो मैं देख पा रही हूँ अब मैं A को R के टर्म्स में ऐसे लिख सकती हूँ, और अब मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाती है। अब मैंने स्पेशल केस का भी स्पेशल केस ले लिया कि भाई अब की बार ना एंगल्स, अब की बार मेरे पास थिन प्रिज्म है, लेकिन यहाँ पर तो थिक प्रिज्म था जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन शो कर रहा था। अब मैंने इसका भी स्पेशल केस ले लिया कि अब की बार थिक प्रिज्म नहीं है, अब की बार थिन प्रिज्म है जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन शो कर रहा है। तो अब की बार सारे के सारे एंगल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि साइन थीटा को मैं सिर्फ थीटा के टर्म्स में लिख सकती हूँ। तो तुम देखो ना, जब ऐसे प्रिज्म था, मानो लाइट रे इस तरीके से ऐसे गिरी है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज आर। What is the sign of angle of incidence by sign of the angle of refraction? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां पर R मेजर हो रहा है, विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां पर I मेजर हो रहा है, विच इज एयर। ये तो मेरा स्नेल्स लॉ है ना, ये तुम आज आके थोड़ी सीख रहे हो, तुम यहाँ पर आज आके एज एन अभी थोड़ी सीख रहे हो। मैं तुम्हें बस ये बता रही हूँ कि अभी मॉडिफाई हो जाएगा ना, कि पहले मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन अगर डालूं तो मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन आ गई। अब मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन में भी थिन प्रिज्म वाली कंडीशन डालूं तो एंगल जितने छोटे हैं कि मैं इनको एज इट इज लिख सकती हूँ, और फिर मेरे पास मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इतना आता है। अब इसमें कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी, तो आओ क्वेश्चन कराती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि एक थिन प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, एंगल ऑफ प्रिज्म इतना है, व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? तो थिन प्रिज्म है, देखना थिन प्रिज्म है और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात हो रही है, आपके पास एक ही इक्वेशन है, दैट द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय म्यू -1। तो एंगल ऑफ प्रिज्म मेरे पास 4 डिग्री हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये मेरे पास आ गया 4 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो ये मेरे पास आ गया 2 डिग्री। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं एक्चुअली। ये प्रिज्म वाला टॉपिक ऐसा है कि जब हम इसको करते हैं ना तो ऐसे लगता है बाप रे कितने फॉर्मूलाज, सॉल्व करते हुए नहीं लगता, जैसे इसको सॉल्व करते हुए नहीं लगा होगा। देखो एक और क्वेश्चन कराती हूँ। तुम्हें बोला हुआ है एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इतनी है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पूछा हुआ है। तो तुम कोई भी इक्वेशन लिख दो जिसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा हो, तो मानो तुम्हें ये इक्वेशन याद आ गई कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस ए इट इज इक्वल टू आई प्लस ए। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है ना, सो ए की वैल्यू तो गिवन है 60 डिग्री, आई और ई की वैल्यू नहीं गिवन है,
लेकिन मुझे अच्छे से पता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, तो आई और ई की वैल्यू सेम होगी। सो आई एम टेकिंग द डायरेक्ट अप्रोच कि मैंने बिल्कुल डायरेक्टली एक इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूशन करने लगी, ए की तो हो गई लेकिन आई मेरे पास नहीं गिवन है, तो आई निकाल लूंगी बच्चों में, यहीं से आंसर आएगा। अपना अप्रोच मतलब बदलो, अप्रोच को डायरेक्ट रहने दो, अब आई निकालना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वील यूज दी स्नेल्स लॉ that the sine of the angle of incidence divided by the sine of the angle of refraction, it is equal to the refractive index of the prism जिसकी वैल्यू √3 है divided by the surrounding medium जो 1 है। अब आप यहाँ से I निकालना चाहते हैं तो आपको अब R भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो R निकाल लो, मिनिमम डेविएशन ही तो है, R की वैल्यू a/2 होती है, तो ये मेरे पास आ गया 60 डिग्री बाई 2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मेरे पास आ गया रिफ्रैक्टिंग एंगल इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अंजलि। तो मेरे पास आ गया साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ 30 डिग्री, इट इज √3। देखो साइन ऑफ आई की वैल्यू आ गई √3/2, देखो आई की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 डिग्री, दैट इज इट। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आया 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच बेसिकली गिव्स मी 60 डिग्री। और मानो तुम्हें इतना नहीं करना था, है ना, तो डायग्राम से कर लो। देखो जब भी इक्वेशन तुम्हें धोखा देगी ना, डायग्राम आएंगे तुम्हारे काम, कि तुम्हें एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री गिवन है, तुम्हें अच्छे से पता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है मतलब द लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू इट्स बेस, है ना। क्या निकालना था तुम्हें, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना था ना, तो तुम मेन इक्वेशन के ऊपर है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस ए इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई, है ना। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हें पता नहीं है, ये 60 डिग्री है, आई की वैल्यू निकालनी है, तो कभी भी ऐसे इक्वेशन से ना तुम्हें सही बैठे ना, तो यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तुम देखो ये, अब ये 60 है, ये दोनों एंगल्स भी सेम है, तो 120 डिग्री इक्वली डिवाइड हुआ होगा, ये भी आ गया 60, ये भी आ गया 60। तो मैं अभी यहाँ पर देख ही पा रही हूँ कि भाई आई की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। आर की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, ऐसे भी हो रहा है। आई डोंट केयर वेदर यू सॉल्व लाइक दिस और दिस, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्ट अप्रोचेस, दिस इज विदाउट द डायग्राम, दिस इज विद द डायग्राम, तुम जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अप्रोच डायरेक्ट रखो कि मिनिमम डेविएशन का एक फॉर्मूला याद था, लिख दिया, डेविएशन का एक फॉर्मूला याद था, लिख दिया, मिनिमम डेविएशन है तो ये दोनों सेम होंगे, ए की वैल्यू गिवन थी तो फॉर्मूला ये आ गया। मतलब अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आई की वैल्यू निकालनी है, तो मैं स्नेल्स लॉ से गई, साइन ऑफ आई बाय साइन बाय ऑफ आर इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, आर चाहिए ना, तो मिनिमम डेविएशन के ऊपर ए की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ आर होती है, निकाल लिया। सो जब तुम डायरेक्ट अप्रोच लोगे तो तुम्हारा अप्रोच ही तुम्हें बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब देखना एक ये वाला क्वेश्चन, रुको, ये वाला क्वेश्चन देखो, 2018 का क्वेश्चन है ये। तुम्हें बोला हुआ है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का √3 है, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है। तुम्हें बोला हुआ है कि मैं एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है प्रिज्म की उसकी मिररिंग कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो बीम ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर आ रही है ना, अपने पाथ को रिट्रेस करके जा रही है, तो ऐसा तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, सब बताया कैसे, वैसे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी अगर तुमसे कोई चीज स्किप हो जाती है, लेकिन बढ़ते रहा करो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते रहा करो। ये देखो तुम लोगों को कुछ इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है, अब मुझे तो पढ़ के बहुत गंदा लग रहा है, मैं तो डायग्राम बनाऊंगी, बिना डायग्राम के कैसे सॉल्व होगा भाई। तो इन्होंने कुछ बोला हुआ है कि मेरे पास कुछ प्रिज्म है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास इस तरीके से अरे यार, मेरे पास देखो, ये मेरे पास एक ऐसे प्रिज्म है, डायग्राम बना रही हूँ, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री बोला हुआ है, देखो एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री बोला हुआ है, और उन्होंने बोला हुआ है कि एक सरफेस की ना हम लोगों ने बच्चों मिररिंग कर दे। तो अभी हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो लाइट है यहाँ पर गिर रही है ना, यहाँ पर जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी और अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो बच्चों अपने पाथ को रिट्रेस ये तभी करेगी ना जब जैसे ये इसके ऊपर गिर रही है वैसे ही वो वापस आ जाए। ये हमारे मिरर का, दिस इज फ्रॉम वेयर आर क्लास स्टार्टेड। हाँ जी बताओ, अगर मानो लाइट रे ऐसे आई है
और उसी तरीके से ऐसे ही चली जाए तभी पाथ को रिट्रेस करेगी ना, खुद सोचो। When does a light ray after reflection retrace its path? It is when जब जितने एंगल के ऊपर गिरे उतने ही एंगल के ऊपर चली भी जाए, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द मिरर गिरे, परपेंडिकुलर टू द मिरर चली भी जाए। तो मेरा दिमाग सिर्फ ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर पूछा गया है कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए ताकि जो लाइट रे इस सिल्वर्ड प्लेन के ऊपर गिर रही है वो ऐसे ही आके अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, मानो अगर किसी एंगल के ऊपर गिरती तो ये पाथ को रिट्रेस करना थोड़ी होता है। रिट्रेस तो तभी करेगी ना जब नॉर्मली गिर रही है तो उसी तरीके से वापस भी आ जाए। तो बस अब तुम्हें आई की वैल्यू निकालनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म √2 गिवन है। कभी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच मत रखना। मैं इसको सॉल्व करना चाहती हूँ स्नेल्स लॉ से। मुझे अच्छे से पता है साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म डिवाइडेड बाय द सराउंडिंग मीडियम। मैं इसी से सॉल्व करूंगी। अब अगर आप बोल रहे हैं कि इससे मैं तभी सॉल्व कर सकती हूँ जब मेरे पास आर की वैल्यू हो, तो अब मैं आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके ऊपर मैं दिमाग लगाऊंगी। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं उसके ऊपर दिमाग लगाऊंगी। तो तुम देखो ये वाला ट्राइंगल, सिर्फ एंगल्स को ही तो स्टडी करना है कि अगर मानो तुम एंगल को ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये आ गया 30। तो मेरा दिमाग लगेगा मैं डायरेक्ट अप्रोच से चलने के लिए जो चीजें मिसिंग है उन मिसिंग चीजों को कैसे निकालूं, इसलिए बोलूं डायग्राम से सॉल्व करूं। तो ये मेरे पास देखो आया साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ 30 डिग्री इट इज इक्वल टू √2। साइन ऑफ आई की वैल्यू आ गई 1/√2, तो आई की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो देखने में लगता है कि प्रिज्म में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं कि इस टॉपिक, ये तो टॉपिक फॉर्मूला से भरा हुआ है। जब तुम क्वेश्चन करोगे ना तब आएगा असली कॉन्फिडेंस। ऑप्शन नंबर बी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया बच्चों हमारा प्रिज्म का टॉपिक। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को प्रिज्म के ऊपर करवा दिए। प्रिज्म के ऊपर ना पहले क्वेश्चंस डिस्पर्जन के ऊपर भी आते थे, लेकिन अब जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न रिनोवेट हुआ है, जो नया एग्जाम पैटर्न है, तो उसके हिसाब से डिस्पर्जन ड्यू टू द प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन ड्यू टू द प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, जो मैं तुम लोगों को करवा चुकी हूँ। तो ये प्रिज्म का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब शुरू करते हैं हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप को अच्छे से कंप्लीट करते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की शुरुआत करते हुए बच्चों, तो सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप आता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता बच्चों, हमारे पास ना एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। तो और ये जो एक कॉन्वेक्स लेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 की मैग्निफिकेशन तुम्हें दिखा देगा। तो हमें अच्छे से पता है कि अगर मानो मैं फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अगर मानो मैं कॉन्वेक्स लेंस के आगे जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर रखूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलती है जो मैग्नीफाइड नेचर की होती है ना। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से इमेज कहीं पे भी बन सकती है, ऑब्वियस सी बात है। बट इट इज अबाउट यू डोंट हैव टू डू मास्टरी इन सिंपल माइक्रोस्कोप, यू जस्ट हैव टू नो as much about the simple microscope as much as knowing about it helps you in the NEET exam। तो नीट के एग्जाम में तुम्हारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप में से सिर्फ 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 2 तरीके के क्वेश्चन टाइप आते हैं। एक, जब जो इमेज है ना बच्चों हमारी इन्फिनिटी के ऊपर बन रही हो, तो ऑब्वियसली बात है अगर इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है इसका मतलब हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट है उसको इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के ऊपर रखा हुआ है। और मानो अगर मुझे जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है, कि अगर मानो जो ह्यूमन आई है उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि कम से कम आईज के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से देख पाएं। अगर उससे भी कम डिस्टेंस रख लें आईज के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो हम लोग को थोड़ा सा ना आईज में स्ट्रेन फील होगा। तो बिना स्ट्रेन के what should be the minimum distance between the object and the eyes such that the eyes are able to see the image or are able to see the object, that is the least distance of distinct vision। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ अभी हम सिंपल माइक्रोस्कोप कर रहे हैं, आगे कंपाउंड करेंगे, उसके आगे टेलीस्कोप करेंगे। सब में जो इमेज फॉर्मेशन है सिर्फ 2 ही जगह इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, एक तो जब इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बने और एक जो इमेज है जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बने। अब ऑब्वियस सी बात है
इमेज बच्चों इन्फिनिटी के ऊपर कब बनेगी? जब इसका जो ऑब्जेक्ट है इसके फोकस के ऊपर हो। और उसी तरीके से तुम लोगों को यहाँ पर अगर मानो इमेज लेनी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर, वर्चुअल इमेज चाहिए ना, तुम ये थोड़ी चाहते हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से तुम कोई चीज़ देख रहे हो तुम्हें वो चीज़ उल्टी नजर आए। यू डोंट वांट दैट एट ऑल, है ना। इसीलिए तुम चाहोगे कि तुम लोगों को 25 सेंटीमीटर के ऊपर एक मैग्नीफाइड इमेज मिले जो क्या हो, वर्चुअल हो, इरेक्ट हो। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोगों को फोकस ऑफ द लेंस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा, है ना। तो अगर मानो मैं तुमसे पूछूं कि भाई यहाँ पर इमेज कैसी बनती है, तो अगर मानो इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज है, और अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है तो बच्चों कैसी इमेज है, ये हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है कुछ नहीं बच्चों, ये एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। और अगर मानो मैं इसका फॉर्मूला बताऊं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। हम सब जानते हैं मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, ऑप्टिक्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कितनी ज्यादा बड़ी है ना। We can say that, so I can say that magnification is nothing but the height of the image by the height of the object। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि यहाँ पर बच्चों जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, इट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। या तो तुम लोग ये वाले फॉर्मूला से निकाल लोगे, अगर मानो तुम्हें गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिया जाए कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप के आगे ना 5 सेंटीमीटर के ऊपर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रख दें तो फिर बाद में जो इमेज बनेगी कितनी मैग्निफिकेशन की बनेगी, तो तुम क्या करोगे, तुम लोग d डिवाइडेड बाई यू करोगे, तुम लोग 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर कर दोगे, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई जो इमेज है 5 के मैग्निफिकेशन की बन रही है। इसका मतलब जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। अभी ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना बच्चों मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप का, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के पर्सपेक्टिव से है ना। ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को मैग्नीट्यूड के पर्सपेक्टिव से जानना है। तो एक तो फॉर्मूला ये आ गया। दूसरा फॉर्मूला आ जाता है कि कभी कभी ये नहीं दिया जाता कि सिंपल माइक्रोस्कोप के आगे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। तुम्हें ये दिया जाएगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो इतनी फोकल लेंथ का है और वो ऑब्जेक्ट इतने यहाँ पर बना रहा है, सॉरी वो इमेज यहाँ पर बना रहा है, वो इन्फिनिटी हो सकता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो सकता है। तब जो बच्चों हमारा फॉर्मूला है ना वो ये बनता है, विच इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन multiplied by 1 by f plus 1 by v, where v is obviously the final image distance। अगर मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई जो इमेज है इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस सिनारियो में जो मेरे पास मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप है वो इतना आ जाता है। और मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई जो इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है तो ये वाली वैल्यू d हो जाएगी। अब एक बार जरा सा ब्रैकेट को खोल दो तो यहाँ पर आ जाता है मेरे पास d बाई एफ प्लस डी बाई डी, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, d बाई एफ प्लस 1, है ना। तो ये मेरे पास इस तरीके से दो फॉर्मूलाज बन जाते हैं और कहीं पे भी तुम लोगों से नहीं पूछा जाएगा। कभी भी अगर ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इमेज बना रहे होंगे तो बच्चों या तो इन्फिनिटी के ऊपर बना रहे होंगे या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बना रहे होंगे, तो मेरे पास इस तरीके से दो फॉर्मूलाज आ जाते हैं। अभी देखो हम लोग ना पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस करेंगे फिर इसके क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। बस उससे पहले ना मैं चाहती हूँ थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिस्कशन किया जाए, हम जो चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उसके ऊपर। जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो कि अगर मानो तुम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप को बढ़ाना चाहते हो तो तुम कैसे बढ़ा सकते हो, तो मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ कम कर दो। कि यार अगर तुम एक ही लेंस से चाहते हो कि बड़ी मैग्निफिकेशन मिले तो वो वाली लेंस बड़े पावर की लो, तो वो वाली लेंस बड़े पावर की लो, मतलब वो वाली लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को कम कर सकते हो। बात बस इतनी सी है बच्चों, हर चीज में ना लिमिटेशन होती है कि ऐसा नहीं है कि तुम फोकल लेंथ को कम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना। तुम ये भी तो चाहोगे ना कि जो तुम्हें इमेज है बहुत ही क्लियर इमेज मिले, उस इमेज को देखने में तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो, वो इमेज बहुत ही ज्यादा क्लियर हो, मतलब उसका बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन हो, तुम ये चाहोगे ना। तो ऐसा होता है कि वो ना एक लेंस की वजह से नहीं मिल पाता, कि जो मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप है, जो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा ना बच्चों, 8 से 9 की मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर तुम्हें इससे भी बड़ी मैग्निफिकेशन की जरूरत है तो एक और कॉन्वेक्स लेंस ले आओ। तो एक कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट की साइड हो जाएगा जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और एक लेंस है जो तुम्हारी आंखों के पास में हो जाएगा जिसको हम लोग आई लेंस बोल देते हैं। इसके ऊपर जाएंगे, एक बार दोबारा से यहीं पे आते हैं। तो ये तो हो गई बच्चों हमारी पहली चीज कि किस तरीके से मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप के सिनेरियो में ना दिस इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन।
देखो एक सिंपल माइक्रोस्कोप मिनिमम कितनी मैग्निफिकेशन शो कर सकता है, सच दैट जो इमेज है मुझे क्या मिले, इमेज मुझे वर्चुअल मिले, इरेक्ट मिले, दैट इज दिस, ठीक है, दिस इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन। और उसी तरीके से ये जो है ये मेरे पास मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। तो तुम लोग देख पा रहे होगे इसकी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मिनिमम मैग्निफिकेशन और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में सिर्फ एक का फर्क है। तो इसके ऊपर भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें बोला जाए कि भाई मेरे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, जो मिनिमम मैग्निफिकेशन जो इमेज की शो करता है इट इज 5, तो बताओ मैक्सिमम कितनी मैग्निफिकेशन शो करेगा। तो तुम लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, गौर फरमाइएगा, तुम लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है ना, जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है और जो मिनिमम मैग्निफिकेशन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक का ही फर्क है। और अभी हम लोग जितनी भी चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करें, मैग्नीट्यूड की टर्म्स पे हम लोग को बात भी करना है। बाकी और तो हम जानते ही हैं, रियल ऑब्जेक्ट अगर रियल इमेज बनाए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, रियल ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल इमेज बनाए तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। तो मैग्निफिकेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव का सिग्निफिकेंस के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो जस्टिफाइड हो कि एग्जाम से 3 दिन पहले क्या ये टॉपिक करना जस्टिफाइड है, इसके ऊपर कितना टाइम देना जस्टिफाइड है, उतना ही मैं तुम लोगों का टाइम ले भी रही हूँ। तो देखो अभी सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई कि हमारे पास ना एक लेंस काफ़ी नहीं था, कि एक लेंस जो है वो मुझे 8 से या फिर 9 से ज़्यादा मैग्निफिकेशन नहीं दे रहा था। तो मैंने बोला कि यार तुम एक बात बताओ, अगर मानो एक रोटी में पेट ना भरे तो तुम एक और रोटी मांगोगे। सेम चीज़ यहाँ पर है कि भाई अगर एक लेंस से काम नहीं हो रहा है तो एक और लेंस ले आओ। तो जो लेंस तुम्हारी आंखों के पास है बस उसको आई लेंस बोला जाएगा, और जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा उसके फोकस के बियॉन्ड रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाए। बिकॉज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि अभी मानो मैं 2 लेंस ले आई हूँ, तो ऑब्वियसली बात है इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और इसकी जो फाइनल इमेज है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फाइनल इमेज होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड इट्स फोकल लेंथ, कि मानो अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका फोकस यहाँ पर है तो मैं इसको ये वाले रीजन में रखूंगी। तो फिर मुझे अच्छे से पता है कि जब भी मैं बियॉन्ड द फोकल लेंथ, मतलब मैं फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसने रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड इमेज बना दी। देखो बच्चों, हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं इसको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, अगर तुम ये सोचो कि तुम किस पर्सपेक्टिव से चल रहे हो। अभी तुम एक और लेंस लेके आए हो क्योंकि तुम्हें बड़े मैग्निफिकेशन की जरूरत है, तो अब ऑब्वियस सी बात है तुम ऑब्जेक्ट को तुम इसके आगे कहीं ऐसे थोड़ी रखोगे कि ये डिमिनिश्ड इमेज बनाए। तुम यही चाहोगे ना कि ये भी इनलार्ज्ड इमेज बनाए, है ना। फिर इसने जो इनलार्ज्ड इमेज बनाई है ये इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करे ताकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से और बड़ी इनलार्ज्ड इमेज मिले, यही है ना पर्सपेक्टिव। तो ऑब्वियसली बात है तुम ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे भी ऑब्जेक्ट को कुछ इसी तरीके से रखोगे कि वो एक मैग्नीफाइड इमेज बनाए। तो हमें अच्छे से पता है कॉन्वेक्स लेंस के आगे जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाता है तो वो इमेज कहाँ पर बनाती है, वो इमेज बनाती है दूसरी वाली साइड जो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और इनलार्ज्ड होती है। तो मैंने इसी तरीके से ऑब्जेक्ट रखा, तो देखो इसने रियल इन्वर्टेड और enlarged image बना दी। This is the object distance for the objective lens. This is the image distance for the objective lens. अब मैं ये बोल रही हूँ कि इसकी ये वाली जो इमेज है ना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और फिर बाद में बनेगी फाइनल इमेज। तो जैसे मैंने बताया कि तुम्हारे सिलेबस में 2 ही है कि या तो जो फाइनल इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बने, या जो फाइनल इमेज है इन्फिनिटी के ऊपर बने। मानो मैं बोलूँ कि जो इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है, इसका मतलब ये है कि अगर आइलैंड से इतनी दूरी के ऊपर है ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, तो आइलैंड से 25 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर होगी इमेज। तो तुम देख पा रहे हो ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या किया, हाँ जी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने ऑब्वियस सी बात है मैग्नीफाइड इमेज तो बनाई ही बनाई, लेकिन इस मैग्नीफाइड इमेज का नेचर क्या था, रियल था तो ऑब्वियस सी बात है वो इन्वर्टेड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मानो जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो इसने जो इमेज बनाई है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनाई है। वैसे ही अगर मैं आई लेंस की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है आई लेंस डिमिनिश्ड इमेज क्यों बनाएगा, हम एक और लेंस को लेके ही इसलिए आए हैं ताकि वो क्या करे और बड़ी इमेज कर दे। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये भी मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, लेकिन तुम देखो ना इसके लिए ऑब्जेक्ट भी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेज भी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज क्या बन रही है, यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज वर्चुअल और
इरेक्ट बन रही है, तो नेचर ऑफ द इमेज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं यार, या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। तो मैं जो तुम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल तो ऑब्वियसली बात है, वो तो स्किप हम कर ही नहीं सकते, वो तो हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। तो अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूं, तो क्या मैं बोल दूं कि यार ये जो आई लेंस है ना, वो तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बात बिहेव कर रहा है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप है ना जो ऐसे इमेज बनाता है कि अगर मानो उसके लिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन जाती है इस तरीके से 25 सेंटीमीटर के ऊपर। तो आई लेंस वैसा ही बिहेव कर रहा है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मानो फॉर एग्जाम्पल बच्चों समझना, अगर मानो यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करें, ठीक है, अगर मानो मैं बोलूँ कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, और इसने क्या किया, इसने 3 गुना मैग्नीफाई कर दिया। तो 3 गुना मैग्नीफाई कर दिया, इसका मतलब अब जो इसने हाइट ऑफ द इमेज बनाई है वो 6 सेंटीमीटर है ना। जो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो मानो अब जो आई लेंस है इसको 10 गुना मैग्नीफाई कर रहा है, मतलब अब जो फाइनल इमेज है वो 60 सेंटीमीटर की है। तो क्या मैं बोल दूं कि अगर ऑब्जेक्टिव लेंस कुछ मैग्निफिकेशन क्रिएट कर रहा है, आई लेंस कुछ मैग्निफिकेशन क्रिएट कर रहा है, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितनी मैग्निफिकेशन क्रिएट कर रहा है। तुम देखो ना, ऑब्जेक्टिव लेंस ने 3 का मैग्निफिकेशन क्रिएट किया, फिर आई लेंस ने 10 का मैग्निफिकेशन क्रिएट किया, तो टोटल मैग्निफिकेशन 13 का थोड़ी है, 30 का है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 का है। देखो मैग्निफिकेशन 30 का आया है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 13 गुना ज्यादा नहीं है, 30 गुना ज्यादा है ना। तो इसीलिए एक फॉर्मूला तो यहाँ पर यही बनता है, दैट द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस। अब मैं तुम लोगों को ये सारी चीजें इसीलिए बोल रही हूँ अभी जो कुछ भी मैं बोलने वाली हूँ, ताकि तुम्हारे लिए फॉर्मूला डिड्यूस करना आसान हो जाए। तुम फॉर्मूला को बिल्कुल इस तरीके से वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में लिख दो। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, एक तो मैग्निफिकेशन होता है वी बाई यू, तो इसके लिए लिख दो वी नॉट बाई यू नॉट, तो इसका मैग्निफिकेशन आ गया वी नॉट बाई यू नॉट। आई लेंस की बात करूं तो आई लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है ये। तो तुम देखो अगर तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस गिव्स मी द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। कि मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस मैंने ऐसे कर लिया वी बाई यू, तो आ गया वी नॉट बाई यू नॉट, है ना। वी नॉट मेरे पास आ गया, ये यू नॉट मेरे पास आ गया ये। मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस की बात करूं तो आई लेंस तो मेरा कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका फॉर्मूला ये था, तो ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, है ना। ये देखना, ये मेरे पास इस तरीके से फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब मैं तुम्हें बोलूँ इस फाइनल फॉर्मूला को ऑब्वियस सी बात है मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे कि देखो अगर मैं फाइनल फॉर्मूला को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँ तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। मानो अगर मैं बोलूँ कि भाई जो इमेज है इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है, तो इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है, मतलब जो इमेज डिस्टेंस है आई लेंस के बीच में और फाइनल इमेज के बीच में वो इनफाइनाइट है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेरे पास कितना आया, वी नॉट बाई यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ ई। क्योंकि दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो जो इमेज है इन्फिनिटी के ऊपर बनती है, या इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बनती है। तो अगर इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, और मानो अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मुझे वी ई की वैल्यू को डी लेना है। तो देखो अब की बार क्या फॉर्मूला आया, वी नॉट बाई यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ ई प्लस 1। तो मेन फॉर्मूला याद रखो ना, और मेन फॉर्मूला भी तुम देखो, अगर तुम्हें कंपाउंड का अगर तुम्हें सिंपल का याद है तो इसके मेन फॉर्मूला में तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों यहाँ से पूछे जाते हैं, एक बार जरा सा देखिए, दीज आर द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिन इक्वेशंस में से पूछे जाते हैं ये वो इक्वेशंस हैं। अब आओ तुम लोगों को थोड़े से क्वेश्चंस कराती हूँ ताकि तुम लोगों को एक्चुअल कॉन्फिडेंस फील हो, है ना। और फिर ये जितने भी कंसेप्ट थे हमारे कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप से एसोसिएटेड, वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही थे। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर आऊँ तो ये वाला क्वेश्चन देखो, तुम्हें बोला हुआ है कि भाई जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की और आई लेंस की, एक माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो तुम्हें बोला हुआ है अगर मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू रिलैक्स्ड आई के लिए 45 है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब देखो मैं ये नहीं बोल रही कि यहाँ से लेंथी क्वेश्चन नहीं बनते, जैसे ये देखो इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन है, बस डिफिकल्ट नहीं है। एक एक करके डिकोड करो, तुम लोगों को कभी भी ना तुरंत इस तरीके से पढ़ के तुम लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो देखो इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले रिलैक्स्ड आई का मतलब ये है कि जो इमेज है हमारी इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है, मतलब जो मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए इन्फिनिटी के लिए उसकी वैल्यू 45 है।
उसकी वैल्यू 45 है। और जब मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी पे बनती है तो फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है, वी नॉट बाई यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ ई। तो अब अगर आप मुझसे पूछें व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो मैं बोल दूंगी कि भाई देखो, अगर ये इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बना रहा है मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी फोकल लेंथ के ऊपर था। तो ये तो मेरे पास आ गया इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये मेरे पास आ गया फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो मैं बोल दूंगी लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है कितने डिस्टेंस के ऊपर इमेज बना रही है, और ये जो इमेज है आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर ये इन्फिनिटी के इमेज के ऊपर इमेज बनाएगा मतलब आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी फोकल लेंथ के ऊपर है, तो यहाँ पर आ गया फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो मैं डायरेक्ट अप्रोच के साथ चलूंगी कि भाई आपने देखो यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है अब मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वी नॉट निकालना है ना। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वी नॉट निकालना है। तो मैं यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि एक तो जैसे ही ऑब्जेक्ट, जैसे इस तरीके से इमेज डिस्टेंस की बात आ जाए मेरे दिमाग में तो एक ही घंटी बजेगी कि भाई मैं यहाँ पर थिन लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकती हूँ, दैट 1/f0 इट इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। दिक्कत बस ये है मेरे पास u0 नहीं है। तुम देखो मेरे पास फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है, आंसर निकालने के लिए मेरे पास ये चाहिए, लेकिन मेरे पास u0 नहीं है। तो अब मैं u नॉट कहाँ से निकाल सकती हूँ, तुम देखो ना, मैं u नॉट बच्चों यहाँ से निकाल सकती हूँ ना। अगर देखो ये वाली वैल्यू 45 है ना, ये वाली वैल्यू आ गई बच्चों 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर मतलब 5। तो मैं देख पा रही हूँ वी नॉट, यहाँ पर देखो मैं क्या देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वी नॉट बाई यू नॉट इट इज इक्वल टू 9। तो क्या मैं बोल दूंगी भाई यू नॉट का जो मैग्नीट्यूड है ना, यू नॉट का जो मैग्नीट्यूड है वो वी नॉट के मैग्नीट्यूड से 9 गुना कम है। दैट इज इट। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है मुझे। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सिर्फ थिन लेंस फॉर्मूला लगाऊंगी, सॉरी सिर्फ थिन लेंस फॉर्मूला लगाऊंगी कि भाई ये मेरे पास इस तरीके से थिन लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या निकालना चाहती हूँ, मैं यहाँ से निकालना चाहती हूँ वी नॉट। तो मुझे वी नॉट को बिल्कुल नहीं छेड़ना है और सारी चीज़ों को मुझे प्रॉपर साइन कन्वेंशन में सब्सटीट्यूट करना है। जैसे कि मुझे अच्छे से पता है कि अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, तो इसके लिए यू नॉट नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव नेचर हो गया, वी नॉट बाय 9 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये मेरे पास आ जाता है ना। एफ नॉट की वैल्यू भी गिवन है, सब सब्सटीट्यूट कर दोगे, वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब ये आ गया 10 सेंटीमीटर, अब समझ गए ना, ये 10 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर ये जो है आई लेंस जो है फाइनल इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बना रहा है मतलब ये उसकी फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस 5 सेंटीमीटर दी। आंसर मेरे पास कितना आया, आंसर बच्चों मेरे पास आ गया 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। जितना डिस्कस करेंगे ना उतना ही ज्यादा तुम्हें और ईजी लगेगा, डोंट वरी, 1-2 क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस क्रिएट करता है वो m1 है, जो आई लेंस क्रिएट करता है वो m2 है, तो बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये तुम्हें जेन्युइन लगा होगा कि भाई देखो अगर मेरे पास मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस m1 क्रिएट कर m1 का मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस क्रिएट कर रहा है, m2 का मैग्निफिकेशन अगर आई लेंस क्रिएट कर रहा है, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 वो मैग्निफिकेशन होगा जो पूरा का पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्रिएट कर रहा है। एक और क्वेश्चन देखना, डू नॉट वरी, जब तक ये क्वेश्चन पूरे खत्म हो गए ना तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा चुका है, जा सकता है, वो तुम सब कर लोगे। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि भाई जो लेंथ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उसकी वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, और जो मैग्निफिकेशन है रिलैक्स्ड आई के लिए वो 25 है। इसका मतलब सबसे पहला तो ये है कि जो मैग्निफिकेशन जब इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनती है वो वाली वैल्यू 25 है। इसका मतलब वी नॉट बाई यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ ई की वैल्यू कितनी है, 25 है। अब आपने मुझे फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस दे दिया, देखो आपने मुझे फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस दे दिया 5 सेंटीमीटर, है ना, ये मेरे पास 25 सेंटीमीटर है। तो तुम यहाँ पर देख लो मेरे पास आ गया 25 इट इज इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 5। तो तुम एक तरीके से देख पा रहे हो कि वी नॉट और यू नॉट के मैग्नीट्यूड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो तुमने निकाल लिया। अब तुमसे अभी यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस से तुम लोगों ने कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा है, दिस इज द क्वेश्चन, कि ऑब्जेक्ट को तुम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लेंस से कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। तो ये मैं कश्मकश में पड़ गई। मैंने बोला कि यार ये अब हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो मैंने सोचा कि एक बार इसको भी डिकोड करते हैं, क्या पता इसको डिकोड करने से हेल्प हो जाए। तो
तो अब देखो बच्चों, अगर फाइनल इमेज मेरे पास इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है, तो मानो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे ऑब्जेक्ट रखा जिसने यहाँ पर इमेज बना दी, तो ये तो मेरे पास आ गया V0। अब ये अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बना रहा है तो ये फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस आ गया। तो एक तरीके से आपने मुझे दिया है V0 का मैग्नीट्यूड प्लस FE का मैग्नीट्यूड कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अब FE भी आपने दे दिया तो यहाँ से V0 का मैग्नीट्यूड आ गया। देखो V0 की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब मुझे थोड़ा थोड़ा ईजी लगने लगा कि भाई देखो V0 और U0 के मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशनशिप है, V0 की वैल्यू आ गई। तो तुम यहाँ पर समझ रहे हो, V0 की वैल्यू आ गई, V0 और U0 के मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशनशिप है, तो ये तो आंसर ही आ गया फिर, ये तो फिर आंसर ही आ गया, खत्म, बात ही खत्म हो गई। तुम्हारे पास आ गया 11 सेंटीमीटर बाई U0 इट इज इक्वल टू 5। तो U0 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, एक बार जरा सा देख लीजिए। ये क्या हम लोगों ने कुछ गलत किया क्या? अच्छा ये 14 है, माय बैड। यहाँ पर आ गया बच्चों मेरे पास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ गया 9 सेंटीमीटर, ये देखिए ये मेरे पास आ गया 9 सेंटीमीटर। तो मेरे पास आया 9 सेंटीमीटर बाई U0 इट इज इक्वल टू 5। तो U0 की वैल्यू मेरे पास आ गई 9/5 1.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। तो तुम इस तरीके से देखो, बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच के साथ चलो, डिकोड करो और बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच के साथ चलो। जैसे कि मैं डिकोड कर रही थी ना कि मैग्निफिकेशन अगर रिलैक्स्ड आई के लिए 25 है तो मैं डिकोड करते हुए चली, फिर मैंने देखा इसकी वैल्यू ऑलरेडी 25 है, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो मेरे पास ये रिलेशनशिप आ गया। मुझे नहीं पता रिक्वायर्ड है कि नहीं, लेकिन मैंने निकाल लिया। अब मैं और डिकोड करने लगी तो मेरे पास फिर V0 भी आ गया, तो V0 आ गया, U0 पूछा हुआ है, V0 U0 के बीच में रिलेशनशिप है, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मानो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस का इतना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस से 1.25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं, तो अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है देन व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो मैं बोलूंगी कि भाई देखो मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप वो वाला मैग्निफिकेशन है जो इन्फिनिटी के ऊपर आता है, तो वो वाली वैल्यू मेरे पास आ गई V0 बाई U0 मल्टीप्लाइड बाई D/FE। तो अब मैं देखूंगी ना कि ये मुझे निकालना है और ये निकालने के लिए कौन सी चीज़ है गिवन और कौन सी चीज़ मुझे निकालनी पड़ेगी। तो ये वाली वैल्यू ऑलरेडी 25 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस की वैल्यू बच्चों 3 सेंटीमीटर गिवन है ना। तो मैं ये भी बोला हुआ है कि भाई ऑब्जेक्ट को तुम लोग कितने डिस्टेंस के ऊपर रख रहे हो। तो मुझे समझ आ गया मेरे क्वेश्चन का अप्रोच, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर V0 की वैल्यू निकालनी है ना। तुम देखो तुम लोगों को क्या करनी है, V0 की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो ना। तुम्हारे पास फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है, तुम्हारे पास U0 है, तुम्हें V0 निकालना है, निकालो। तुम लोगों को यहाँ पर सिर्फ थिन लेंस फॉर्मूला लगाना है, 1/f0 इट इज 1/V0 माइनस 1/U0। जिसको निकाल रहे हो उसको बिल्कुल मत छेड़ो, जैसे इसको निकाल रहे हैं तो इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे और सारी चीज़ों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन में करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे ऑब्जेक्ट था तो ये नेगेटिव में 1.25 सेंटीमीटर्स गया। ऑब्जेक्टिव लेंस कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में गई, तो ये V0 आ गया 30 सेंटीमीटर। इसको मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल लिया 200। ऑप्शन नंबर बी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके के मैं बच्चों क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है वो क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात करें तो हमें अच्छे से पता है कॉन्वेक्स लेंस, सिर्फ अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब अभी हम लोग एक क्या करें, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें, तो सिंपल माइक्रोस्कोप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमेशा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर ही क्रिएट करता है, जिसकी वैल्यू आ जाती है D/f+1। तो ये वाली वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2.5 सेंटीमीटर प्लस 1, वैल्यू आ गई 11। ऑप्शन नंबर डी गिव्स यू द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मानो ऑब्जेक्टिव लेंस हमें यहाँ पर 10 की मैग्निफिकेशन दे रहा है और पूरा का पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें अगर 100 की मैग्निफिकेशन दे रहा है और अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बनती है देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो तुम देखो ना, मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस। अब तुम्हें बोला हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप 100 की मैग्निफिकेशन दे रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस 10 की मैग्निफिकेशन दे रहा है, इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस है वो भी 10 है। तो आई लेंस तो मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो जब सिंपल माइक्रोस्कोप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर इमेज बनाए तो मैग्निफिकेशन D/f+1 होता है।
तो ये मेरे पास आ गया d बाई एफ ई प्लस 1। डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, एफ ई की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, तो एफ ई की वैल्यू आ गई 25/9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। सो आई एम होपिंग अब ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन कर लो। आई एम होपिंग अब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया हो कि तुम्हें बोला हुआ है अगर मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप की 6 है ना, तो उस सिंपल माइक्रोस्कोप के लेंस की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर इमेज बन रही है। तो तुम यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप की वैल्यू 6 है और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर अगर इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर इमेज बने, ये फॉर्मूला होता है। अब डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर रखे, एफ की वैल्यू ही तो निकालनी है, वो वाली वैल्यू निकालो, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर का मतलब, अब इन्होंने मीटर में पूछा हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 0.05 मीटर। ऑप्शन नंबर ए गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आ गया बच्चों हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो तुम देख पा रहे हो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर अगर तुम लोगों ने 7 क्वेश्चंस भी कर लिए ना, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो हमारा बच्चों आखिरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है मेरे पास टेलीस्कोप। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आई हो। अगर समझ आई है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना। समझ आ गया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देंगे। और जो नीट अड्डा 247 का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को बच्चों ज्वाइन कर लेना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगी, ठीक है। बाकी इतने क्वेश्चंस करने काफी रहेंगे यार, अभी दिस इज गोइंग टू बी इनफ, है ना। अच्छा, अब मानो अगर मैं बच्चों टेलीस्कोप की बात करूं तो कई तरीके के टेलीस्कोप होते हैं। हम सिर्फ उसी टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग चांद तारे देखते हैं। मतलब अभी हम लोग एक ऐसे टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। हम अब एक ऐसे टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं जिसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इन्फिनिटी के ऊपर रहेगा। तो जैसे माइक्रोस्कोप में भी बच्चों 2 लेंस होती है, टेलीस्कोप में भी 2 लेंस है ना। एक बड़ी वाली लेंस जो लाइट रेज को गैदर करती है ना, जिसका डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसका अपर्चर बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि तुम देखो ना, तुम कोई ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो, वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, तो तुम उस ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियरली तभी तो देख पाओगे ना अगर उस ऑब्जेक्ट से इनफ लाइट रेज आ रही है। सो दैट इज द रीजन ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका इतना बड़ा डायमीटर होता है ताकि ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही है मैक्सिमम लाइट रेज गैदर हो पाए और मैक्सिमम लाइट रेज इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करके एक क्लियर इमेज देख पाए, एक हाईली रिजॉल्व इमेज दे पाए। इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस को बिल्कुल बड़ा रखते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के पास में ऑब्जेक्टिव लेंस, हमारी आंखों के पास में हमारी आई लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यहाँ पर जो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कर रहे हैं, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है हमेशा इन्फिनिटी के ऊपर बनेगा। मतलब इसके लिए जो इमेज है हमेशा इसकी फोकल लेंथ के ऊपर बनेगी। देखो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर किस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इमेज बना रहा है। अब इसने जो इमेज बनाई है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो ये जो इमेज हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस की है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आई लेंस के लिए। अब ये 2 ही तरीके, मतलब कहीं पे भी इमेज बना सकता है, हमें तो 2 ही जगह स्टडी करना है। या तो ये इमेज बना दे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज विजन के ऊपर 25 सेंटीमीटर के ऊपर, या फिर बच्चों ये इमेज बना दे कहाँ पर, इन्फिनिटी के ऊपर। तो मानो अगर फॉर एग्जांपल ये इमेज बना रहे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर, तो वो वाले सिनारियो में तुमसे लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप भी पूछा जा सकता है। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई लेंस। और मानो अगर मैं बोलूं कि भाई जो तुम्हारी इमेज है वही इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है, क्या बोला मैंने कि लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप को अगर तुम्हें निकालना हो, अगर अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है, तो ये तो मेरे पास आ गया सबसे पहले फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीट्यूड प्लस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। अब मैं तुम्हें बोलूं, मानो अगर बच्चों ये भी इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनाए, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर था, तो इसके लिए जो इमेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर बनी। अब आई लेंस इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बना रहे, मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी फोकल लेंथ के ऊपर है। तो आई कैन से कि भाई जब जो यहाँ पर इमेज है इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है, तब जो मेरे पास लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आएगा, इट इज गोइंग टू बी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस को इस तरीके से ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आ जाता है। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बोलूँ, यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप का, वो ये होता है दैट इफ यू हैव द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, एंड वेयर इज द इमेज बीइंग फॉर्म्ड, वेयर इज द फाइनल इमेज बीइंग फॉर्म्ड, तो तुम्हारे पास
आराम से तुम लोग मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टेलीस्कोप निकाल सकते हो। तो अगर मानो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई जो यहाँ पर इमेज है इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है तो इसको इन्फानाइट कर दो, तो वो वाले सिनारियो में तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन कितना आ जाता है, FO/FE। और मानो फॉर एग्जांपल जो तुम्हारी इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है तो यहाँ पर कैपिटल D कर दो, तो वहां पर जो मैग्निफिकेशन आ जाता है इट इज FO, यहाँ पर आ गया 1/FE प्लस 1/D, दैट इज इट। मैग्नीट्यूड, ये देखो जितने भी इक्वेशन है सारे मैग्नीट्यूड की टर्म्स में है। नेचर हमें ये ऑब्वियस सी बात है, नेचर हम ऑलरेडी जानते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बने तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में जाता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बने तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में जाता है। तो हम यहाँ पर जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सेंट्रिक बातें हो रही हैं। तो ये मेरे पास आ गए फॉर्मूलाज। अच्छा, अब यहाँ पर दिलचस्प चीज ये है कि अगर मानो मैं मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप की बात करूँ, ठीक है, तो तुम लोग देख पा रहे हो कि अगर मानो इन्फिनिटी के ऊपर भी बनती है और मैग्निफिकेशन इतनी आती है, तो तुम देख पा रहे हो कि अगर मानो मैं टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन को बढ़ाना चाहती हूँ तो इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होना चाहिए और उसी तरीके से जो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस है कम होना चाहिए। इससे बिल्कुल बच्चों ऑपोजिट सिनारियो होता है हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये है कि भाई देखो तुम्हारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप तो था ही ना, तुम्हारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब आई लेंस, तो तुम्हारे पास आई लेंस तो था ही, तुम्हारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप तो था ही। इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए तुम ऑब्जेक्टिव लेंस लेके आए हो, तो अब ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर बड़ी होनी चाहिए। तो आई कैन से कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मेरे पास जो फोकल लेंथ या फिर मैं बोल सकती हूँ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो पावर होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो आई लेंस की पावर से बड़ी होती है, या फिर आई कैन से कि जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो आई लेंस की फोकल लेंथ से छोटी होती है। इससे बिल्कुल ऑपोजिट सिनारियो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर टेलीस्कोप में देखने को मिलता है। इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब मानो अगर मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन में चली जाऊँ कि यहाँ से भी थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लें, तो एक बिल्कुल डायरेक्ट कर लो कि अगर मानो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव और आई लेंस का एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इतना है, तो अगर तुमसे मैग्नीफाइंग पावर पूछी हुई है तो मैग्नीफाइंग पावर निकालो। पहले मैग्नीफाइंग पावर निकालो अगर जो इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है, तो निकाल लेंगे भाई ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी FO, यहाँ पर आ गया 1/FE प्लस 1/D। सारी चीज़ों को तुम अभी मैग्नीट्यूड की टर्म्स में सॉल्व कर रहे हो, तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होगी, ये वाली वैल्यू होगी 2। इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे, देखो तुम्हें सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है, ये मैग्नीट्यूड की टर्म्स में तुम लोग आंसर दे रहे हो और कुछ नहीं, नेगेटिव वगैरह भी तुम्हें कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करना है। मानो अगर ऑप्शन में नेगेटिव अगर रखा हुआ हो तो फिर तुम ऑब्वियस ही बात है तुम देखोगे इमेज कहाँ पर बन रही है। अगर जो फाइनल इमेज है ना, जैसे कि देखो अगर फॉर एग्जांपल बच्चों मैं इस टेलीस्कोप के लिए बात करूं तो टेलीस्कोप के लिए पूरे के पूरे टेलीस्कोप के लिए रियल ऑब्जेक्ट था जिसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी, है ना। तो आई कैन से कि मैग्निफिकेशन का जो नेचर है वो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन अगर मानो मैं मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करूं तो मैं सिंपली सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर मेरे पास आ गया क्या, यहाँ पर मेरे पास आ गया 1/5 प्लस 1/25 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर निकाल लोगे 48 आ जाएगा। वैसे ही अगर मानो तुमसे पूछा जाए कितना मैग्निफिकेशन होगा अगर इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बन रही है, तो वो तो मेरे पास सिंपली FO/FE है, वो वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 2 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। एक बार जरा सा देख लीजिए 2 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है जी। ऑल्सो यहाँ पर जो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है वो वाली वैल्यू 2 मीटर दी हुई है ना, तो ये वाली वैल्यू 2 मीटर है, मतलब ये वाली वैल्यू 200 सेंटीमीटर है, उसी तरीके से ये वाली वैल्यू 200 सेंटीमीटर है। ये बिल्कुल सब्सटीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अगर तुम टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगी मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप मेरे पास F0/FE आ जाता है। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप को बढ़ाना चाहती हूँ तो मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए और जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए। एक बार जरा सा देखिए, सो FO शुड बी ग्रेटर, FE शुड बी स्मॉल। ऑप्शन नंबर ए गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दोनों लेंस की फोकल लेंथ इतनी है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है, जो रिलैक्स्ड आई का मतलब होता है कि रिलैक्स्ड आई का मतलब है इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब भी ये है कि जो इमेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है। तुमसे बेसिकली मैग्निफिकेशन पूछी हुई, जब इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बने तो वो मेरे पास FO/FE होता है। FO की वैल्यू ध्यान से देखना, ऐसा यूनिट के टर्म मतलब यूनिट्स की टर्म्स में ये 180 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। 30 गिव्स मी द आंसर, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट ये है कि अगर मानो मैग्नीफाइंग पावर एक टेलीस्कोप की 9 है
और जब हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं पैरेलल रेज के लिए, इसका मतलब क्या, तीसरे तरीके से कैसे बोला जाता है कि जो इमेज है इन्फिनिटी के ऊपर है, रिलैक्स्ड आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट, एडजस्टेड फॉर द पैरेलल रेज, इन सब का मतलब है इमेज इन्फिनिटी के ऊपर है। तो तुम्हें बोला हुआ है कि मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप 9 है, मतलब FO/FE की वैल्यू 9 है। और उसी तरीके से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच में, मतलब FO प्लस FE, वो वाली वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो FO और FE की वैल्यू देख, तुमसे पूछी हुई है तो तुम देख लो कौन सा वो सिनेरियो है जहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहा है कि FO/FE 9 है, कि मतलब दोनों को डिवाइड करने पे 9 आ रहा है, ऐड करने पे 20 आ रहा है। तो देखो दोनों को डिवाइड करने पे 9 आ रहा है, ऐड करने पे 20 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन, है कि नहीं। और देखो और कहीं नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, डिवाइड करने पे कहाँ आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, डिवाइड करने पे कहाँ 9 आ रहा है, डिवाइड करने पे कहाँ पर 9 आ रहा है, ऐसा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेरे पास ये है कि हम लोग अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस को टेलीस्कोप में बड़ा क्यों रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, जो इन्फिनिटी के ऊपर है, मैक्सिमम लाइट रेज गैदर करके एक क्लियर इमेज बना सके, और जो टेलीस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाए, मतलब जो इमेज है बिल्कुल क्लियर करारी करारी इमेज दे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक टेलीस्कोप है जो यहाँ पर 10 की मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, और फोकल लेंथ ऑफ द 10 की मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी लेंथ, मतलब जो डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच में वो 44 सेंटीमीटर है। तो तुमसे फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस पूछा हुआ है, तो तुम देखो ना यहाँ पर नहीं दिया ना कहाँ पर इमेज बन रही है, इन्फिनिटी के ऊपर ले लो। इसका मतलब 10 की वैल्यू आ गया F0/FE, और 44 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास F0 प्लस FE। तो तुम देखो कौन से वो दो नंबर्स है जिनको डिवाइड करने पे 10 आता है और ऐड करने पे 44 आता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो 40 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 40। ऑप्शन नंबर बी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इट। यही आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास एवरीवन। ये देखिए 1 घंटे में तुम लोगों ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्वेश्चंस की हेल्प से कवर कर दिया है। लेट मी नो योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। और अब मिलते हैं सुबह के 7 बजे 10 मार्च को मैकेनिक्स को शुरू करने के लिए। 10 मार्च को हमारी जो क्लास होगी वो बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स के ऊपर होगी। बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर पूरी मैकेनिक्स को 2 हफ्तों में बहुत सारे क्वेश्चंस की हेल्प से, बहुत सारे एप्लीकेशंस की हेल्प से अगर कंप्लीट करना चाहते हो। दैट इज ऑल एवरीवन। अगर ये सेशन पसंद आए, सेशन को जरूर से लाइक कीजिएगा। मिलते हैं 10 मार्च को सुबह के 7 बजे। बाय बाय।